खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं। जी सलाम जी के 4 मिनट की ताख़ीर के साथ इसके लिए हम माजरत ख़्वाह हैं। तकनीकी वजूहात की बिना पर थोड़ा सा 2-3 मिनट का डिले हो गया प्रोग्राम में, लेकिन उम्मीद है कि आप पूरा 10 बजे तक हमारा साथ देंगे। 9:45 पर ख़बर, तजिया और तबसरा होगा और 9:45 के फ़ौरन बाद हमारी फ़ोन लाइन्स खोलेंगे हम। उसके बाद आप कॉल करेंगे, आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे, मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे और रियासत इंतज़ामिया और हुकूमत जो नई बनी है उमर अब्दुल्ला की सरबराही में उनको दरपेश मसाइल मामलात क्या है जिनको तरजीह बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर, जहां पर हर पल हम आपके साथ रहते हैं। इनबॉक्स में आकर ज़रूर हालात वाक़ात से हमें रूबरू करवाएं और प्रोग्रामों के बारे में भी अपनी आरा हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। फ़िलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, फटाफट से हिस्ट्री ऑफ द डे पर चलते हैं और पहले आपको हिस्ट्री ऑफ द डे बताएंगे और फिर भारत पाकिस्तान के रिश्तों से लेकर ईरान इजराइल मामला तक हमारी नज़र रहेगी। आपको पल पल का अपडेट करेंगे। पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आसिफ रशीद के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ फॉर्मेट के मुताबिक करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज अक्टूबर की 17वीं तारीख है, साल 2024। आज ही के दिन 1980 में एक अहम तरीन तंजीम बनी, बड़ा कदम उठाया गया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तहरीक मिनहाजुल कुरान की बुनियाद आज के दिन रखी। तो 44 बरस इस तंजीम को या तहरीक मिनहाजुल कुरान जो पूरी दुनिया के अंदर 100 से ज़ायद ममालिक में काम कर रही है, आज के दिन इसकी बुनियाद पड़ी। 1605 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की वफ़ात हुई, इंतकाल हुआ और मुग़ल बादशाहों में एक तवील मुद्दत तक यानी करीब 50 बरसों तक औरंगज़ेब के अलावा अगर किसी ने हिंदुस्तान के अंदर रूल किया, जिम्मेदारी संभाली, निज़ाम चलाया तो उसमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम भी सबसे ऊपर रहता है। जब मुगलिया दौर की या मुग़ल ख़ानदान की बात होती है तो 1605 में आज के दिन वो इस दुनिया से चल बसे। उमरकोट पाकिस्तान में पैदाइश हुई थी और फतेहपुर सीकरी दिल्ली में इंतकाल हुआ। 1979 में आज ही के दिन मदर टेरेसा को अमन का नोबेल इनाम दिया गया। उनकी बेहतरीन खिदमत, स्लम्स में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए उनकी तालीम और तरबियत के लिए जो इक़दाम उठाए उसका उन्हें इनाम मिला। 1959 में जापान और कोरिया के दरमियान जहां तूफान आया, 2000 लोग हलाक हुए। साल 1956 तेल और कुदरती गैस के कमीशन का क़याम अमल में आया, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो कमीशन बना, जिसको आप ONGC भी कहते हैं। 1870 में कलकत्ता बंदरगाह को एक आईनी इदारे के ज़ेर इंतज़ाम लाने का फैसला हुकूमती सतह पर आज के दिन हुआ। साल 1598 दिन आज का जब नीदरलैंड की कश्ती रानों ने आज ही के दिन मॉरिशस को दरियाफ्त किया, जो मोरक्को कहलाता है या एक छोटा सा मुल्क मॉरिशस है। इसकी दरअसल बुनियाद आज ही के दिन पड़ी, इसको दरियाफ्त आज के दिन किया गया व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड। 1878 में फ्रांस और स्पेन ने अमन समझौते पर आज के दिन दस्तखत किए। साल 1912 तारीख 17 अक्टूबर बल्गारिया, यूनान और सर्बिया ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ ऐलान जंग किया, आज से 112 बरस कबल। और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक दिन आज का आता है। आज ही का दिन था जब साल 1933 में एल्बर्ट आइंस्टाइन नाजी जर्मनी से अमेरिका में मुंतकिल हो गए, तंग आए और इस रस्म व रिवाज से, इस निज़ाम से, नाजीज़म का या जो नाजी जर्मनी का एक सिलसिला चला था उसमें वो तंग आए थे और इसलिए अमेरिका मुंतकिल होने का फैसला किया था और मारूफ साइंसदान का बाद में इंतकाल यहीं पर हुआ। साल 1939 में दूसरी आलमी जंग के दौरान सोवियत यूनियन या जिसको आप USSR उस वक्त कहते थे, इसने पोलैंड पर आज के दिन हमला किया। वो बात अलग है कि आज पोलैंड नज़दीक तरीन दोस्तों में से या ममालिक में से रूस के है। 1998 में हिंदुस्तान की 5 रियासतों के गवर्नर लल्लन प्रसाद सिंह का इंतकाल आज के दिन हुआ। 1998 में वो चल बसे, 26 बरस कबल आज उनकी बरसी है। तो सियासी या इक्तिसादी मामलात में जो उनकी मुदाखलत रही, कामकाज रहा, जो खिदमात रही, उनको खराज तहसीन आज के दिन पेश किया जा रहा है। हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने। इसके बाद हम तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और ख़बरों की तरफ चलेंगे। आज कौमी और मकामी सतह की खबरें बाद में, तरजीहात में शामिल है बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें, सरहद के उस तरफ क्या हल चल रही, भारत पाकिस्तान की बात होगी और मशरिक़ी वस्ता से बैक टू बैक बड़े अपडेट्स, जहाँ किसी भी वक्त मजीद सूरत हाल अबतर हो सकती है क्योंकि ईरान और इसराइल आमने सामने हैं। खबरों की शुरुआत भारत पाकिस्तान की खबर के साथ। सबसे पहले शंघाई तंजीम कोऑपरेशन जो है
SCO का इजलास पाकिस्तान के अंदर 2 रोज़ा इजलास ख़त्म हुआ है और इस 2 रोज़ा इजलास के दौरान कल हमने आपको बताया था कि कुछ अहम तरीन वाक़ात हुए थे और आज ज़रा कंक्लूजन पर आपको बता दें कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से भारत वापस पहुँच चुके हैं और वापसी से पहले शहबाज शरीफ और इसहाक डार के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं और मुख्तसर सी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इसे आइस ब्रेकिंग के तौर पर देखा जा रहा है। फ़िलहाल SCO का इजलास पाकिस्तान के अंदर इख्तिताम पजीर हुआ है। 8 नुकात पर मुश्तरका एलानिया जारी कर दिया गया है। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और दीगर मामलात जब तक होंगे तब तक न तो तिजारत हो सकती है, ना आपसी ताउन हो सकता है और ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बात उन्होंने तब बताई जब एक तरफ से चीन के सरबराह वहाँ पर मौजूद थे, दूसरी तरफ से पाकिस्तान के सरबराह मौजूद थे और दीगर लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन डायरेक्टली जो बात हो रही थी वो चीन के लिए भी थी और पाकिस्तान के लिए भी थी। डॉक्टर जयशंकर ने अपना दौरा इख्तिताम करने के बाद दौरे को कामयाब भी कहा और उम्मीद जाहिर की कि जिन मसाइल की ओर हमने तवज्जो दिलाने की कोशिश की, SCO सरबराहान इसकी ओर तवज्जो देंगे और इसे बुनियादी मामला बनाकर मसले को हल भी करेंगे। एन्क्लेव से यानी शंघाई ताउन तंजीम से खिताब कर रहे थे डॉक्टर जयशंकर, जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कर रहे थे और जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा, चीन के वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद थे और दीगर लोग भी मौजूद थे। इस दौरान ये तमाम बातें जो है वो कही गई। मशरक़ी लद्दाख की सूरत हाल का भी जिक्र किया गया क्योंकि जिला कन्वेंशन सेंटर के अंदर जब ये मुज़ाकरात हो रही थी तो उस वक्त दोबारा से 24 घंटों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाया डॉक्टर जयशंकर से। न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ मिलाया डॉक्टर जयशंकर से बल्कि उनका इस्तकबाल भी किया गया। अगरचे ये बहुत कम लम्हात के लिए था, 5 से 6 सेकंड के लिए था, लेकिन ये हैंडशेक जो है ये डिप्लोमेटिक हैंडशेक माना जा रहा है। और फिर इसहाक डार के साथ मुख्तसर सी बातचीत के बाद जब वो रवाना हुए तो पाकिस्तान के अंदर उम्मीदों की किरण है कि आने वाले दिनों में मसाइल हल हो सकते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कर दिया, वजारत खारजा की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 8 टेकवेज है जो भारत के प्रोस्पेक्टिव से इंतहाई अहम थे इस कॉन्क्लेव के अंदर, जिनमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का नाम दिया गया और ये कहा गया कि वन नेशन, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे तब तक इस्तेकाम खित्तों के अंदर होना काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल 2 रोज़ा इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीबन 15 साल के बाद भारत के वज़ीर ख़ारजा या भारत की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के अंदर कोई चला गया और इसे आइस ब्रेकिंग के तौर पर भारत पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है। तो ये भारत और पाकिस्तान की शुरुआत यानी 15 तारीख को जब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंचे थे तो जिस तरीके से शुरुआत हुई थी और तवक्को की जा रही थी कि बैठकों का एक दौर शायद चले, अगरचे बायलैटरल टॉक्स जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान काफ़ी मुद्दत से नहीं हो रहे, लेकिन जिस हिसाब का आगाज़ हुआ था अंजाम वैसा होना चाहिए। ये तो एक बात। और उसके बाद ये जो ट्वीट आया जो आपके सामने रखा, ये इजहार तशक्कुर था पाकिस्तान के अंदर जो मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी और कर्टेसी के लिए निकलते वक्त जब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ और इंडियन जो ऑफिशियल्स, इंडियन हाई कमीशन है, उनके साथ भी रूबरू हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें कहा कि शहबाज शरीफ और इसके अलावा इसहाक डार जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं लेकिन साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के हैं, उनकी जानिब से किए जाने वाले इक़दामात या मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया गया। तो मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को की जानी चाहिए यहाँ अब तक जो डेलिब्रेशंस हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। जब SCO इजलास की बात हो रही है तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि आज का इजलास भारत और पाकिस्तान की तारीख में काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके बाद अगर बर्फ़ पिघलती है तो सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर होगी। दोनों के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान बढ़ रहा है क्योंकि SCO के मौके पर जो मुख्तसर तबादला ख्याल हुआ है उसमें पाकिस्तान ने भारत से ये भी रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान में खेली जाने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी भेजा जाना चाहिए। तमाम टीमें जिनमें फुटबॉल है, स्क्वैश के है, हॉकी टीम है, वो पाकिस्तान का दौरा अगर कर सकती है तो फिर क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी के एतबार से तहफ़्फ़ुज़ात का किसी भी तरीके से इजहार नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी इन ख्यालात का इजहार उस वक्त किया गया जब हमने देखा कि
पूरा सिस्टम बीच में चेंज कर दिया गया। और एससीओ के इजलास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हुरूफ तहजी जिस हिसाब से होते हैं, अलिफ से ये तक उस हिसाब से जिसका नाम आता जाएगा वैसे वैसे लीडरान बैठते हैं कुर्सियों पर। लेकिन कल बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि इसहाक डार को जयशंकर के साथ बिठाया जाए, इसके लिए कुर्सियां तक तब्दील की गई, यानी रीअरेंजमेंट्स किए गए पाकिस्तान के अंदर जो फाइनलाइज पहले से हो चुके हैं। जिसका मतलब ये है कि थोड़ी सी नरमी शायद नई दिल्ली के तय इस्लामाबाद की है, उससे बहुत हद तक बर्फ पिघलने के इम्कान हैं। और दूसरा, 2 दिनों के दौरान 2 बैक टू बैक मुलाकातें, एक तो ज़ोहराने के मौके पर लंच जब किया गया, एक जब इशाइये के मौके पर जब पहली डिनर पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरीके से मुल्क का सरबराह करता है इस इजलास में, और उसी दौरान मुख्तसर तबादला ख्याल के दौरान जहां भारत के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से दहशतगर्दी इंतहा पसंदी पर अपनी बात रखी गई, तो तब मुख्तसर बातचीत के दौरान ये बात भी सामने आई, पाकिस्तान मीडिया भी इस तरीके की खबरें मुसलसल चला रहा है कि दोनों ने डिप्लोमेटिक सतह पर जो बातचीत हो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिकेट के ग्राउंड तक भी आए, ये कोशिश होनी चाहिए। फरवरी 2025 में पाकिस्तान के अंदर, जिसको इस बार आईसीसी ने मेजबानी सौंपी है, आईसीसी की सबसे बड़ी इवेंट्स या आप चैंपियंस ट्रॉफी या मिनी वर्ल्ड कप जिसको कहते हैं वो होने जा रहा है। और अभी से डिस्कशन काफी चल रहा है, शायद इंडिया ना जाए, शायद हो सकता है कि न्यूट्रल वेन्यू पर हो एशिया कप की तर्ज पर। मगर एससीओ के इजलास में जो कुछ हुआ, थोड़े से इम्कानात बड़े हैं कि मुज़ाकरात भी होंगे, अगरचे बायलैटरल टॉक्स की इतनी ज्यादा तवक्को नहीं, लेकिन इंटरनेशनली किसी इवेंट पर इस तरीके से बातचीत हो सकती है। एक तो वो, और दूसरी बात ये कि शायद इसका असर अब क्रिकेट डिप्लोमेसी भी आप देखेंगे उस तरफ ले जाएंगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके आएंगे, ये उम्मीद इस वक्त की जानी चाहिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान। तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, अब इसके असरात क्या होंगे ये दूसरी बात है, लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पिछले 48 घंटों में। और बाज़ मुबस्सरीन का जो भारत और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वो मानते हैं कि 10 वर्षों के बाद पहली बार दिसंबर 2015 में सुषमा स्वराज जो इस दुनिया में नहीं है, उस वक्त सरताज अजीज और नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, तो जयशंकर उस वक्त सेक्रेटरी खारजा के तौर पर उस जिम्मेवारी लिए हुए थे और उस वक्त जो डेलीगेशन गया था उसका हिस्सा थे। लेकिन आज जब गए हैं नई जिम्मेदारी के साथ और नए रिजल्ट्स भी आए, इसकी तवक्को की जा रही है। ये तो एक तरफ की बात कि दोस्ती बढ़े, इसके लिए बहुत कोशिशें अब तक हो रही हैं, लेकिन बात भारत और कनाडा की भी करते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान अब तक दोस्ती थी, ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है तो दोनों के दरमियान तात्तुल बढ़ता चला जा रहा है, कशीदगी में इजाफा हो रहा है, सिफारती सतह पर ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो रहे हैं। दोनों की जानिब से अपने अपने हाई कमिश्नर या जो अपना अपना अमला था वो एक दूसरे के मुल्क से निकाला गया, मुल्क बदर किया गया। लेकिन इस दौरान अमेरिका की जानिब से भी एक इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि नज्जर वाला जो केस है, जो कत्ल मामला था जिसमें भारतीय सफारतकारों को कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था कनाडा की जानिब से, उस पर पहला बयान अमेरिका की जानिब से आया और रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा गया कि ओटावा के साथ, यानी जो तहकीकाती एजेंसी है जिस पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अगर ये कत्ल केस हुआ है, कौन लोग इसके पीछे हैं, कनाडा के अंदर किसी शहरी का इस तरीके से कत्ल होता है, ये सारी चीजें तहकीकात के जरिए सामने लाई जाए। लेकिन पहली मर्तबा जहां पर अमेरिका की जानिब से भी इस मामले पर लबकुशाई की गई और कहा गया कि भारत की जानिब से मुकम्मल तौर पर ओटावा के साथ ताउन कुल मिलाकर ये देखा जाए कि कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भी नजार कत्ल मामले को लेकर अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि भारत सरकार जो अदम ताउन कर रही है उससे मज़ीद मामलात बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, ये इंतहाई अहम मामला है, क्योंकि नजार कत्ल केस के मामले में ट्रूडन हुकूमत की तरफ से, कनाडा की हुकूमत की तरफ से भारत के आला तरीन अफसर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कुछ अफसरों को बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया था। अगरचे भारत सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि ये एलिगेशंस गलत है और उन्हें कोई भी शवाहिद सबूत नहीं दिए गए हैं, ताहम कल कनाडा के बाद जिस तरीके से अमेरिका का बयान सामने आया है उसने दोनों मुल्कों के बीच खटास पैदा कर दी है। भारत पर यह इल्ज़ाम है ट्रूडन की तरफ से लगाया गया कि उन्होंने खालिस्तान फोर्सेस के अहम तरीन कमांडर की हलाकत कराई है, शार्प शूटर्स को हायर किया गया, जिसके बाद ये किलिंग हुई है। और भारत का मानना है कि ट्रूडन दरअसल सिख कम्युनिटी जो है वहाँ पर अलहायदगी पसंदी का रुझान रखती है,
उनका वोट लेना चाहती है, उनकी सिंपैथी लेना चाहती है। इसी वजह से वो इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडेन कनाडा के हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि एक बड़ी गलती है, कनाडा इस पर खामोश नहीं बैठेगा। और भारत ने जिस तरीके से सिख अलहदगी पसंद लीडर को कनाडा की सरजमीन पर मारा है, यह इंतहाई अफसोसनाक है। बराह रास्त उनकी तरफ से बयान जारी हुआ था, जिसके बाद भारत सरकार का मौक़िफ़ सामने आया। वज़ारत ख़ारजा ने इस पर तफसीलात फराहम की, लेकिन मामला हल होने के बजाय अमरीका की टांग इसमें आई और अमरीका के दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर कल इस बात को साफ कर दिया गया कि यूएस का ये मानना है कि जिस तरीके से अदम ताउन किया गया कनाडा के साथ, वो दरअसल इंतहाई अहम मामला है और इस तरीके से शक शुबहात मज़ीद सख्त हो रहे हैं। तो ये दूसरा बड़ा बयान अमेरिका के, ये कनाडा के बाद अमेरिका का सामने आया है, जो नजार किलिंग का मामला है, जो अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस के लीडर भी रह चुके हैं और इंतहाई मतलूब तरीन शख्स भारत सरकार की तरफ से उन्हें करार पहले ही दे दिया गया था। ये थी बात भारत अमेरिका के हवाले से, लेकिन फटाफट से उस तीसरे जंग की भी दस्तक आपको दे दे जो होने वाला है, क्योंकि इतलात और ख़बरें ये हैं कि ईरान, इराक, सीरिया, यमन और आसपास के इलाके हाई अलर्ट पर कर दिए गए हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की तरफ से एक नया मंसूबा हाथ में लिया गया है और ये नया मंसूबा जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होगा, क्योंकि ईरान ने ये साफ कर दिया कि अगर उनके तनसीबात पर किसी भी तरीके से हमला किया गया तो इसे जंग तस्वुर किया जाएगा और जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। जवाबी कार्रवाई के लिए अपने अहदाफ को बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल की हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली मंजूरी दे दी गई है। एक तो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स और न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया जा सकता है, इस तरह की खबरें हैं। दरअसल हुआ यह है कि जो इजराइल की जानिब से, इजराइल पर जो हमला ईरान की जानिब से किया गया था, जिसमें नुकसान उतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मुसलसल ये इंतजार किया जा रहा था कि शायद इजराइल की जानिब से भी कोई बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि वो दो जगह इस वक्त डिस्टर्ब है, एक तो लेबनान के अंदर, दूसरा नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर जो गजा का हिस्सा है वहां पर भी कार्रवाइयां कर रहा है। और इस दरमियान बड़ी खबर ये कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए अपने अहदाफ को, अपने टारगेट्स को मंजूरी दे दी और किसी भी वक्त बड़ी एयर स्ट्राइक हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इजराइल जो ईरान के इजराइल पर हमलों का जवाब देने के लिए बार बार कह रहे हैं कि हम पुरअज़्म हैं। कार्रवाई के दौरान निशाना बनाने के लिए ईरानी अहदाफ को मंजूरी देने का मतलब है कि ऑफिशियली दोनों के दरमियान स्टेट टू स्टेट वॉर शुरू हो गई है। अमेरिका की जानिब से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गुज़श्ता महीने ईरान की तरफ से जो इजराइल पर हमला हुआ, बराह रास्त मिसाइल दागे गए, जवाब में इजराइल की जानिब से कार्रवाई की जानी है। और रिपोर्ट्स अगर सही मानी जाए, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी रिपोर्ट्स कर रहा है कि इजरायली फौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश लिया गया है। मुतवक्के इजरायली कार्रवाइयों के आगाज के लिए कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। 1 अक्टूबर को इस्फान, तब्रीज, खुरमाबाद, कुर्ज और इराक के अंदर ईरान ने इजराइल की जानिब से बराह रास्त 400 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे, जिसके बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस समेत जो इजराइल भर के सायरन हैं वो बजने लगे थे और 40 से ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई थी। नंबर 1। नंबर 2, इजराइल की जानिब से जो मुमकिन रद्द-ए-अमल है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ईरान फिर से जवाबी कार्रवाई कर सकता है, तो फिर हालत कहां तक जाएगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जवाबी हमले ऐसे होंगे कि उनको समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हमलों के नताइज देखते रहेंगे, जो ईरान का भी रद्द-ए-अमल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आया। यानी जो डेलिब्रेशंस अमेरिका और इजराइल के दरमियान चल रही थी, जो गुफ्तो शनीद अब तक चल रही थी हुकूमती सतह पर, अमेरिका जो बार बार कह रहा है कि वो इस फेवर में नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे जरूर कार्रवाइयों के हक में है। पासदारानी इनकलाब ने भी इजराइल पर हमले के हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह पर हमले का बदला जब करार दिया था, तो उसके बाद कहा था कि हमला अभी रुकेगा नहीं। तो मतलब ये है कि जवाबी कार्रवाई किसी भी वक्त होगी, टारगेट सेट्स कर दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकतरफा होगी। जवाबी कार्रवाइयां भी इस सिलसिले में होंगी। एक तरफ की फिलहाल एक बात आपके सामने इजराइल को लेकर हमने रखी है। इसके साथ साथ बात जरा आपके सामने इजराइल की भी करते चले। जब ईरान और इजराइल की बात हो रही है तो बड़ी खबर यह भी है कि बरतानिया ने ईरान के फौजी अफसरान और मिसाइल और खलाई इदारों पर पाबंदी आयद कर दी है। बढ़ती कशीदगी के दरमियान ब्रिटेन की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया है कि किसी भी वक्त हमला मजीद हो सकता है।
कशीदगी बढ़ सकती है, जंग आगे जाएगी। तो ईरान की जानिब से इजराइल पर मिसाइल हमलों के बाद से बरतानिया ने पहला बड़ा कदम उठाया है, जिसमें कई सख्त पाबंदियां आयद करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत बरतानिया ने ईरान के जो फौजी अफसरान हैं, खलाई एजेंसियां हैं, उन पर पाबंदी आयद कर दी है। किसी भी तरीके से अपने इलाके में, अपने हुदूद में दाखिल न होने की इजाजत नहीं देने की बात बरतानिया की जानिब से कही गई है। ईरान के इसके इत्तेहादियों के खतरनाक इकदामात से उनके मुताबिक मिडल ईस्ट में कशीदगी में इजाफा हुआ और बरतानिया के दफ्तर खारजा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है, जिसमें 1 अक्टूबर को ईरान के इजराइल पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाइयों में अगर यूके की कहीं पर कोई किसी इलाके को, अफवाज को, शहरियों को इस्तेमाल किया जाता है तो उनके मुताबिक मिसाइल हमले हों, खलाई इदारे हों, फौजी अफसरान हों, तमाम चीज़ों पर पाबंदियां ब्रिटेन की जानिब से ईरान पर आयद कर दी गई है। चलिए जनाब, ये तो थी बात बैनुल-अक़वामी सतह की, जहां पर तमाम सूरत हाल बिगड़ रही है और क्या कुछ आने वाले 24 घंटों के अंदर होगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। 9 बज रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि एक मुख्तसर सा वक्फा होगा, वक्फे के बाद आएंगे तो जम्मू कश्मीर की खबरों से आपको बाखबर करेंगे। खुश रहिएगा क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का है और अच्छी और बड़ी खबर से दोबारा शुरुआत करेंगे। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम देख रहे हैं आप। सलाम देखिए, दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। 9:03 का वक्त हो चुका है और फटाफट से ज़रा खबरों के सफ़र को बढ़ाते आगे और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज का इजलास बहुत जल्द होगा क्योंकि असम्बली मुकम्मल हो गई है और असम्बली के नताइज हमारे सामने हैं। नई हुकूमत ने बागडोर संभाल ली है और इस तरीके से जो पिछले कई सालों से एक बड़ा ट्रेडिशन चल रहा था कि बजट दिल्ली से पेश होता था, उस पर लग गई है ब्रेक। और बड़ी खबर आपके सामने कि जम्मू कश्मीर का बजट बाबत साल 2025-26 अब इस असेंबली के अंदर पेश किया जाएगा और तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद साल 2025-26 का बजट रियासती असेंबली के अंदर पेश किया जाएगा। 5 मुसलसल साल ऐसे रहे हैं गुज़श्ता सालों के दौरान जब पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर ख़जाना ने ज़मीनी तौर पर इस बजट को पेश किया क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली नहीं थी, अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था, मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देख रहे थे, इसलिए सारी बजटिंग का मामला दिल्ली से चल रहा था और अब नई तैयारियों का आगाज़ हो गया है। कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया, नायब वज़ीर आला ने ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया, वुज़रा ने लिया है, अगरचे अभी वुज़रा के कलमदानों का तकफीर आना बाकी है, लेकिन माना जरा कि जो ही नए वज़ीर ख़जाना का ऐलान होगा उसके फ़ौरन बाद सिविल सेक्रेटरीट के अंदर बजट साल 2025-26 के हवाले से तैयारियों का आगाज़ किया जाएगा। बजट सेशन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जनवरी फरवरी के दौरान बुलाया जाएगा और फरवरी वस्त तक
बजट को जम्मू कश्मीर ऐवान के सामने रखने की बात जरायों की तरफ से कही गई है। याद रखिएगा, आखिरी बजट जो अवामी हुकूमत की तरफ से बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर हसीब द्राबू की तरफ से, जो आखिरी वजीर खजाना साबिका रियासत के थे, और उसके बाद रियासत रही नहीं, यूनियन टेरिटरी बनी, 2 हिस्सों में रियासत तकसीम हुई, और फाइनली उसके फौरन बाद 5 से 6 बार जब भी बजट आए वो दिल्ली से पेश किए गए। और अब 6 साल के वक्फे के बाद दोबारा जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर उमर अब्दुल्ला वाली सरकार बजट पेश करेगी। सिर्फ इंतजार इसका है कि नए वजीर खजाना कौन होंगे। अगर कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए नामजद किया गया आदमी और बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्टर रखा गया सुरेंद्र चौधरी साहब को, और वज़रा को भी लगाया गया, लेकिन सवाल ये है कि अभी पोर्टफोलियोज यानी किस वजीर के पास कौन सा महकमा होगा वो आना बाकी, और कल रात देर गए तक ये सिलसिला चलता रहा। पेश हवा में भी काफ़ी बातें चली, अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। ताहम सरकारी तौर पर अभी तक चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से इस ज़िम्मन में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा कि 5 साल पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश हुआ था। साल 2025-26 का भी बजट जो है वो अब असेंबली के अंदर होगा। नए वजीर खजाना इसको पेश करेंगे। इंतज़ार इसका है कि नए वजीर खजाना होंगे कौन, ताकि ब्यूरोक्रेसी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उनके साथ राब्ते में रहकर आगे बढ़े। 5 वज़रा ने कल हलबरदारी की है वज़ीर आला के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ, लेकिन अभी पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये कहना मुश्किल है कि नए वज़ीर ख़जाना कौन होंगे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के। डॉक्टर हसीब द्राबू ने जब बजट पेश किया था लास्ट असेंबली के अंदर तो जनवरी 11 तारीख थी, सन 2018 था, और उन्होंने बाबत साल 2018-19 बजट को पेश किया था। 80,313 करोड़ रुपए का बजट उनकी तरफ से पेश किया गया था। और उसके बाद जून 2018 में महबूबा मुफ्ती लेड पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट गिर चुकी, कोलैप्स हो गई, विड्रॉ सपोर्ट किया गया और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। फिर 2019-20 में उस वक्त की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जिसकी सरबराही गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब कर रहे थे, दिसंबर 15, 2018 में उन्होंने 88.911 करोड़ रुपीस का बजट पास किया और सब्सिक्वेंटली यूनियन टेरिटरी में 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 का सालाना बजट पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली डिसॉल्व थी, इंतखाबात नहीं हो रहे थे। ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर ऑलरेडी बजट आ चुका है। इंटरिम बजट वोट ऑन अकाउंट भी मुकम्मल हो गया है, लेकिन अब साल 2025-26 के लिए जो बजट होगा वो नई हुकूमत बनाएगी। और बजट साजी के हवाले से इंतज़ार इस चीज़ का है कि अगले वजीर खजाना कौन होंगे। इधर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आज बाद सपहर तक तमाम वज़रा को कलमदाम सौंपे जाएंगे और ये क्लियर होगा कि अगला वजीर आज़म को वजीर खजाना कौन होगा, अगला कानून का वजीर कौन होगा, सोशल वेलफेयर, रिहेबिलिटेशन और दीगर मामलों के हवाले से किसको कौन सा काम सौंपा जाएगा। आज 3 बजे तक उम्मीद लगाई जा रही है कि सिविल सेक्रेटरीट से बाज़ाब्ता तौर पर यह हुक्मनामा भी जारी किया जाएगा। तो याद रखिएगा, 5 साल मुसलसल पार्लियामेंट के अंदर, 1 साल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने बजट किया, यानी कुल मिलाकर 6 साल की बजटिंग जब हुई तो कोई भी कंसल्टेशन लोगों से नहीं हुई, कोई भी कंसल्टेशन उन ट्रेडर्स और आम लोगों से नहीं हुई जिनके लिए यह बजट बनाया गया था। फाइनली नई हुकूमत आएगी तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नए अंदाज में बजट को पेश किया जाएगा और रिलीफ देने की कोशिश भी उमर अब्दुल्ला हुकूमत की तरफ से की जाएगी। तो बजट के लिए तैयारियां, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके का बजट दारुल हुकूमत दिल्ली से 5 मरतबा पेश हुआ है। एक तवील मुद्दत के बाद ये वक्त आया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अपना वज़ीर ख़जाना, अपनी हुकूमत, पॉपुलर गवर्नमेंट, यहाँ पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, कंसर्न लोग हैं, उनके साथ डेलिब्रेशंस के बाद, मुशावरत के बाद किसी हद में नतीजे पर पहुँचे और बहुत जल्द आपके सामने बजट आएगा। तैयार जो है वो इतलात ये हैं कि आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जब बजट पेश किया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें जिनको ध्यान में रखा जाना है, आप देखेंगे आइंदा दिनों में हिकमत अमली तरतीब इस हवाले से दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मज़ीद हुकूमत के कामकाज पर बात करें। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, यानी जैसे ही हल्फबर्दारी की तकरीब
खत्म हुई, मुकम्मल की गई, तो उसके बाद जबरदस्त एक्शन में है। बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं टॉप ऑफिशियल्स के साथ, बैक टू बैक ट्वीट्स आए। लेकिन आज का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट। उमर अब्दुल्ला का आज किश्तवाड़ का दौरा है, वाड़वन आज जाएंगे और यहां पर आग मुतासरीन से उन्होंने मुलवाड़वन के अंदर मुलाकात करनी है। इमदाद के हवाले से अहम ऐलान मुतवक्के है। और पीर को आपको याद होगा कि मंडे का दिन था जब सुबह सुबह बल्कि दोपहर के वक्त ये खबर आई कि इस इलाके में आतिशज़दगी की भयानक वारदात में 80 से जायद रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, खाकस्तर हुए। तो उन लोगों से मुलाकात का वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर से मांगा गया था और प्यारेलाल शर्मा जो इस इलाके से रुकन असेंबली है उन्होंने भी तस्दीक कर दी है। उनकी जानिब से भी खबर है 48 लाख रुपए उन्होंने जो आइंदा दिनों में उनको फंड्स मुहैया किए जाएंगे, MLA के जो अपने फंड्स होते हैं उससे, और बाकी भी जैसे उनके मुताबिक मदद की जाएगी। तो 48 लाख रुपए वो भी आग मुतासरीन को देंगे। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि आज चीफ मिनिस्टर का पहला जम्मू सूबे का वज़ीर आला के बनने के बाद पहला दौरा होगा। जम्मू सूबे में किश्तवाड़ पहुंचेंगे। अजय शान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अजय, क्या मजीद तफसीलात हैं? इतलात ये हैं कि 12 बजे के आसपास चीफ मिनिस्टर मुतासरा इलाके के अंदर पहुंचेंगे। जी आसिफ, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर मुद्दुल्ला का जो पहला दौरा है ये वाड़ा में होने वाला है, जहाँ पर करीब 80 कुंबे जो है आग की जद में आए थे और उनका सब कुछ जो है लुट गया है। हालांकि जैसे आपने कहा कि मकामी MLA ने भी अनाउंस कर दिया कि 48 लाख की मदद उनकी तरफ से दी जाएगी। जो रजाकारा तंजीमें हैं उन्होंने भी कुछ करोड़ के हिसाब से अपना टारगेट रखा है कि ये डोनेशन जमा करके उन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 80 परिवारों के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत है, तो जिसमें सरकार की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज जो उमर अब्दुल्ला का दौरा होने वाला है उसमें कुछ ऐलान होगा ताकि उनकी रिहेबिलिटेशन हो जाए। रिहेबिलिटेशन के साथ साथ एक बड़ा सवाल अब ये बन गया है कि सर्दियों का मौसम है, कभी भी बर्फबारी हो सकती है। तो जब तक मौसम क्लियर नहीं होता है तब तक इनको कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए। हालांकि फिलहाल इनको आस पड़ोस के घरों में रखा गया, लेकिन परमानेंटली करीब 6 महीने तक इनको शेल्टर देना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर के आने के बाद ही अंतिम रूप दी जाएगी। तो ये बताइएगा अजय शान, कल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई माउनत की गई रेड क्रॉस के जरिए से या दीगर इदारों के जरिए से? जी बिल्कुल, जो डे 1 से ही जैसे इंफॉर्मेशन मिली थी तो रेड क्रॉस को मोबिलाइज कर दिया गया था। पहली गाड़ी तुरंत से भेज दी गई थी, उसके बाद फिर गाड़ियां भेजी गई हैं। DC और SP किश्तवाड़ जो हैं दूसरे अमले के साथ खुद वहां पर कैंप कर रहे हैं। कम्युनिटी कैप्टन का इंतजाम वहां पर किया गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मौसम खराब है, हाई एल्टीट्यूड है, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। तो टेंटेड कॉलोनी जो बनाने का प्रपोजल वहां पर दिया गया, क्योंकि टेंट भी वहां चले गए हैं, लेकिन उसमें कई लंबे अरसे तक उनको नहीं रखा जा सकता। तो कहीं ना कहीं उनके एक अल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ेगा जब तक कि गर्मियां नहीं आती, क्योंकि सर्दियों में वहां पर नए आशियाने खड़ा करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो उसके लिए भी कोई परेशानी तो जरूर है, लेकिन जो बेसिक मदद है वो वहां पर पहुंच गई है और जो रजाकारान तंजीमें हैं उनकी तरफ भी जो रिलीफ है वो जाना शुरू हो गया है। एक चीज़ और भी बताइएगा, बहुत सारी तंजीमें काफ़ी इतलात हैं कि रकम इकट्ठी की हैं। इसके अलावा रेड क्रॉस भी पहले दिन से जितना उसके पास होता है, जितनी चीज़ें उसके इख्तियार में होती हैं वो करने की कोशिश हुई। श्रीनगर से या फिर अनंतनाग वाली साइड से, साउथ कश्मीर से पर्टिकुलरली मदद ली गई। क्या ये जो अब तक ये हम देख रहे थे पैसा भी इकट्ठा किया जा रहा था और कहा गया कि बैंकिंग सर्विसेज नहीं है तो ज़्यादा कैश ही इकट्ठा किया जाए, और कल SDM भी इस बात की तस्दीक कर रहे थे, ये पैसा मुतासरीन तक पहुंच पाया है? तमाम के तमाम लोग जिनको मुकम्मल तौर पर जिनके घर तबाह हुए हैं, या जो बाकी इमदाद थी, साजो सामान थे, गर्म मलबूसात थी, खाने पीने की चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें आइटम्स उन तक इंक्लूडिंग कैश पहुँचा? जी कुछ अभी पहुंचा है, कुछ जाना बाकी है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन से ऐसी हैं उन्होंने अपना टारगेट सेट किया है कि कितना अमाउंट लेके हम जाएंगे, क्योंकि 80 परिवार हैं, 80 फैमिलीज हैं, तो एक बड़ा अमाउंट ही उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो अपनी इमदाद लेके वहाँ पहुंच गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिए। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से अभी कलेक्शन का दौर चल रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो वहाँ जाके सारी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अजय शान ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आला आज वार्ड 1 जा सकते हैं, उनके हमरा नए वज़ीर आला भी हो सकते हैं, हो इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। वज़ीर आला का दौरा आज वार्ड 1 का है, क्योंकि आग से मुतासरा लोगों से उनकी मुलाकात होनी है और इस दूर दराज इलाके की सूरत हाल का आज खुद भी मुशाहिदा करेंगे। लेकिन ज़रा बात कल की भी करते हैं, क्योंकि कल अहम तरीन इजलास श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का इजलास कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में
तकरीबन 10:30 बजे मुनक्किद होगा और ये इजलास का मकसद तरक्याती प्रोजेक्टों के हवाले से प्रोग्रेस कार्ड को सामने रखना होगा। वज़ीर आला कल पहला डेवलपमेंटल वर्क प्रोग्राम को देखेंगे, रिव्यू करेंगे और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को बाज़ाब्ता तौर पर इस मीटिंग के अंदर हाजिर रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के अंदर सुबह 10:30 बजे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का अहम तरीन इजलास होगा और उनके हमरा 9 काबीना मेंबरान भी मौजूद रहेंगे और ये पहला इजलास होगा जिसमें काबीनी वज़रा और उमर अब्दुल्ला यकसा मौजूद रहेंगे और तरक्याती मंसूबों से लेकर दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सिविल सेक्रेटरीट इंतजामिया की तरफ से पहले ही एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है और जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि कल तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कल की मीटिंग जो है ये इसलिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त तरक्याती मंसूबों से है, तरक्याती कामों से है, इसलिए इस इजलास को, कल के इजलास को अहम तरीन माना जा रहा है और तकरीबन 10:30 बजे ये इजलास तय पाया गया है। अब सवाल ये है कि यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के अंदर इख्तियारात भी आधे होते हैं। ये एक बड़ा और अहम मामला। अगली खबर की ओर चलते हैं और इस आधी रियासत के वजीर आला बनने के साथ मसाइल और मुश्किलात भी है और तमाम लोगों की नजरें जो है वो इस पर लगी है कि क्या दिल्ली से दोस्ताना ताल्लुकात बहाल रहेंगे या जो दिल्ली वाली सूरत हाल है उस तरह से हुकूमत यहाँ पर होगी, यानी अरविंद केजरीवाल बात बात पर अड़ते हैं वैसी सूरत हाल यहाँ पर भी बनेगी। मामला तब सामने आए कि जब ये खबर सामने आई कि वजीर आजम ने उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की टीम को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि रियासत की तरक्याती में वजीर आजम का दफ्तर और दिल्ली हुकूमत मुकम्मल तौर पर ताउन देगी उमर अब्दुल्ला को। पहली हुकूमत का इजलास चंद दिनों के अंदर अंदर होगा, लेकिन 2019 के बाद ये पहला इजलास होगा जो अवामी मुंतखबा नुमाइंदों का होगा और इसको देखते हुए वजीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि तरक्की, अमन और खुशहाली एक साथ होगी और ये साथ साथ चलेगा। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि उमर के लिए राहें और ज़्यादा आसान दिख रही है। उमर अब्दुल्ला की बात हो रही है, ज़रा बात कांग्रेस की भी करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने कल एक बड़ा यू टर्न लिया और ये साफ कर दिया कि वह हुकूमत के अंदर हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि एक जमहूरी निज़ाम के तहत हुकूमत जो इंडिया अलायंस की बन चुकी है उसकी मुकम्मल तायीद और हिमायत करेंगे। इस बात का खुलासा कल जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया गया, वहीं पर राहुल गांधी का बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ये कहा कि स्टेटहुड के बिना रियासती हुकूमत अधूरी है और ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हुकूमत को यकसा होकर आगे बढ़ना होगा ताकि मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल हो सके। इसी प्रोग्राम में कल हमने आपको बताया था कि हुकूमत से बाहर कांग्रेस रह सकती है और बाद में कांग्रेस की जानिब से ऑफिशियली इसकी तस्दीक भी कर दी गई। फिर बाद में ये हुआ कि मुख्तलिफ जो 20 बल्कि 21 जमातों के जो लीडरान हैं वो तमाम 21 जमातों के जो 50 से ज़्यादा लीडरान हैं वो वादी कश्मीर पहुँचे, श्रीनगर तकरीब का हिस्सा बने। तो वहाँ से भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कांग्रेस की जानिब से कि बैकएंड पे या साइड से सपोर्ट और भरपूर ताउन हुकूमत को दिया जाएगा, उमर अब्दुल्ला को दिया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रियासती दर्जे की बहाली तक इस लड़ाई को आधा अधूरा समझा जाएगा। इस दरमियान जब हुकूमत बनी तो उसके बाद जो ट्वीट्स आए उमर अब्दुल्ला को ओथ लेने पर, दोबारा मुंतखब होने पर या दूसरी बार वज़ीर आला बनने पर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से भी एक ट्वीट के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। ज़ाती तौर पर भी मुलाकात श्रीनगर में हुई, लेकिन कहा कि सरकार की जो फॉर्मेशन है, हुकूमत की जो तश्कील है वो रियासती दर्जे की जब तक बहाली नहीं होती तब तक इसको इनकम्प्लीट या आधा अधूरा माना जाएगा। और कहा कि आज के दिन हम फिर से उस वादे को दोहराते हैं और पुरज़्म हैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे के लिए फौरी तौर पर
जो लड़ाई कांग्रेस की तरफ से या उनके इत्तेहादियों की तरफ से शुरू की गई थी, राहुल गांधी के इस बयान के मुताबिक वो जारी और सारी रहेगी। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत का आप इनडायरेक्टली हिस्सा कह लीजिए, डायरेक्ट पार्टी ने इस आप कह लीजिए सिस्टम का हिस्सा बनने का फैसला नहीं लिया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी कुछ इसी तरह की चीजों की तरफ रेफर कर रहे थे। और अब आप देखेंगे जब नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन होगा, अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर इंतखाबात होने हैं, उसके बाद आप देखेंगे एक एक करके काफी ज्यादा ये फाइट और ये जो टसल है वो यहाँ से आगे बढ़ेंगी। इसलिए बैक टू बैक कुछ ट्वीट्स भी आए, बयानात काफी ज्यादा वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं। इधर वज़ीर आला का जब दफ्तर दोबारा से खुला, शुरुआत हुई, ऑफिशियली चार्ज उमर अब्दुल्ला ने संभाला, तो जम्मू कश्मीर में महकमा तिब्बी तालीम या जो मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है उसकी जानिब से एक हुक्मनामा जारी करके डॉक्टरों की तैनाती भी अमल में लाई गई। सीएम हाउस के अंदर श्रीनगर और जम्मू में चीफ मिनिस्टर के लिए या उनके अमले के लिए या ज़रूरी तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए, जो एक प्रोसीजर होता है चीफ मिनिस्टर के साथ मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर्स रहते हैं, वो सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें 4 इंपॉर्टेंट नाम आए, जम्मू से भी कश्मीर से भी। सीएम हाउस जम्मू और श्रीनगर के अंदर दोनों जगहों पर चीफ मिनिस्टर के साथ डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। और इस सिलसिले में डॉक्टर मनिंदर सिंह मेडिकल ऑफिसर हैं, पीएचसी कानाचक में फिलहाल खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। स्क्रीन पर उनको चीफ मिनिस्टर का जम्मू का जो रेजिडेंस है वहां पर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। डॉक्टर हिलाल अहमद राथर मेडिकल ऑफिसर हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करालपुरा कुपवाड़ा के अंदर, इनको यहां से हटा दिया गया है और चीफ मिनिस्टर के श्रीनगर रेजिडेंस पर ये रहेंगे, वहां पर इनकी खिदमत अब हासिल की जाएंगी। इसी तरीके से डॉक्टर आकिब मंजूर मेडिकल ऑफिसर हैं डेप्यूटेशन पर, ईसीआई डिस्पेंसरी डिगियाना जम्मू के अंदर काम कर रहे थे, उनको एमएलए हॉस्टल जम्मू में फिलहाल लगा दिया गया है, जहां पर अरकान असेंबली जिनके लिए तमाम तैयारियां स्टेट डिपार्टमेंट ने भी की थी और कामकाज मुकम्मल हो चुका है। तो कुछ दिनों बाद वहां पर आप देखेंगे हॉस्टल्स वहां पर अलॉट कर दिए जाएंगे, तो डॉक्टर्स का एक बड़ा काम वहां पर रहने वाला है। डॉक्टर आसिफ अली बलदेव मेडिकल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में, इनको यहां से मुंतकिल कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। एमएलए हॉस्टल श्रीनगर के अंदर खिदमत अंजाम देंगे। तमाम ये जो डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने एरिया से जहां अभी ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, फौरी तौर से इस ऑर्डर के आने के बाद रात से ही क्लियर इसमें मेंशन कर दिया गया है कि इनको रिलीव कर दिया जाए, अपनी अपनी ड्यूटी से फारिग कर दिया जाए और नई जिम्मेदारियां जो तफवीज की गई हैं चीफ मिनिस्टर श्रीनगर और जम्मू के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं, एमएलए हॉस्टल जम्मू और श्रीनगर के अंदर हैं, यहां पर जिम्मेदार आकिब मंजूर, डॉक्टर हिलाल राथर और इसके अलावा डॉक्टर आसिफ अली बलदेव को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। चलिए जनाब, ये तो थी बात सीएम हाउस के आसपास और एमएलए हॉस्टल के अंदर क्या कुछ होगा, लेकिन ज़रा बात साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद की भी करें। चुनाव से पहले ही गर्दिश में बहुत थे और चुनाव के नताइज आने के बाद और ज़्यादा गर्दिश में चले गए, लेकिन कल गुलाम नबी आज़ाद के लिए बड़ा बयान दिया साबिक सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह ने। मुश्किल में गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, इंडिया इत्तेहाद की कामयाबी के बाद और ज़्यादा मुश्किलें गुलाम नबी आज़ाद के लिए बनी है और ये जो पब्लिक मैंडेट आया है ये मखसूस इंडिया अलायंस के लिए है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का पॉलिटिकल कैरियर यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। एंड ऑफ ए बिग एरा वो ख़त्म हो रहा है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक सदर और सरबरा जम्मू कश्मीर के डॉक्टर करण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने एक तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुबारकबाद दी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुबारकबाद दी, दाखिला वजारत को मुबारकबाद दी कि आपने जम्मू कश्मीर के अंदर बिलाखिर चुनाव कर दिए। न सिर्फ चुनाव किए बल्कि जिस तरीके से मैंडेट आया उसको तस्लीम भी किया। एक तरफ से ये मुबारकबादी का सब। दूसरी तरफ से गुलाम नबी आज़ाद जो एक साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं, एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर माने जाते थे, कहा गया अगर कांग्रेस में होते तो आज किंग मेकर की हैसियत से यहाँ पर मौजूद होते। चूँकि कांग्रेस से बगावत की, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी का हशर क्या हुआ वो सबके सामने है। बल्दियाती इदारों के चुनाव से लेकर रियासती असम्बली के चुनाव तक सिचुएशन बदल चुकी है और अब साबिक सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह के मुताबिक ये एक एरा था, ये एक वक्फा था
जिस दौरान गुलाम नबी आज़ाद की तोती बोलती थी, लेकिन शायद उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया है और उन्हें अब बाज़ाब्ता तौर पर उसी तरीके से घर में बैठना चाहिए जिस तरीके से डॉक्टर करण सिंह चुप करके घर में बैठे हैं और तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर कभी कभी बात करते हैं। तो ये डॉक्टर करण सिंह का मानना है कि एंड ऑफ एरा है साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से, जहां उनकी सेहत पर भी उन्होंने तशवीश जाहिर की, वहीं पर यह भी साफ कर दिया कि शायद अब मुमकिन नहीं कि वो दोबारा से किसी भी तरीके से लाइमलाइट में आ सके। बात यहाँ पर और भी आगे बढ़ेगी। जब दिल्ली की बात चल रही है, जब रियासत की बात चल रही है, तो रियासत की बातों के दौरान आपको ये भी बताते चले कि अब सिक्योरिटी के मामलात किसी और के हवाले कर दिए गए हैं। ये क्या कुछ खबर है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बात ज़रा श्रीनगर क्रिकेट की भी बताते हैं, जहां पर पहली बार मैंने ये देखा कि स्टेडियम फुल है। सूरत हाल क्या कुछ है उस पर बात करेंगे और आगे चलेंगे तो ज़रा बात सेब सन्नत की भी करते हैं। लेकिन छोटा सा ब्रेक के उस पार बैक टू बैक ये तीनों बड़ी खबरें आपके सामने। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं 9:30 बज रहे हैं और कोशिश रहेगी कि आपकी कॉल्स भी आखिरी 5 से 7 मिनट्स में ली जाएं, लेकिन उससे पहले चूंकि कुछ खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। भारत सरकार की जानिब से सिक्योरिटी रिव्यू किया गया है और सिक्योरिटी रिव्यू में कई अहम तरीन शख्सियात जिनको काफ़ी ख़तरा लाहक रहता है, सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी खदशात रहते हैं, भारत सरकार ने ही फैसला लिया था वजारत दाखिला की जानिब से इन अहम तरीन शख्सियात को, जिन्हें पूरे मुल्क के अंदर कहीं जाते थे तो इनके साथ एनएसजी कमांडोज हुआ करते थे, या जिसको आप वीआईपी सिक्योरिटी भी कहते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज कई लोगों को दिए गए थे। इसको हटाने का फैसला किया गया है भारत सरकार की जानिब से और इनमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब रिव्यू किया गया तो कई ऐसे लीडरान हैं, वज़रा आला हैं, साबिक वज़रा आला हैं, मौजूदा मरकज़ी वज़रा हैं और इनमें योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, राजनाथ सिंह मरकज़ी वज़ीर दिफा हैं, LK एडवाणी साबिक नायब वज़ीर आज़म हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साबिक रुकन पार्लियामेंट, इनकी सिक्योरिटी और दीगर कई ऐसे लोग हैं जिनके VIP सिक्योरिटी या जिनको Z+ सिक्योरिटी दी गई। रिव्यू के बाद ताज़ा जो जायज़ा लिया गया भारत सरकार की जानिब से, उस जायजे के बाद इस सिक्योरिटी को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी इस बार भारत सरकार की जानिब से CRPF पर डाली जा रही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस पर,
एक बड़ा दबाव या बड़ी जिम्मेदारी आइंदा दिनों में पड़ेंगी। और इस सिलसिले में जब आप देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनको आप ब्लैक कमांडोज के तौर पर ब्लैक यूनिफॉर्म में देखते थे, आमतौर पर दायरे में वसी मकामात पर या जहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी तो वहां पर इन लोगों को घेरा हुआ दिखाई देते थे, वो एनएसजी कमांडोज आपको अब नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इस फैसले का इतलाक अगले महीने से नवंबर से होगा। 1 नवंबर के बाद एक एक करके, अब जो जायज़ा तो मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन अहम तरीन शख्सियात और मौजूदा हुकूमत में चंद्रबाबू नायडू, जिनका एक कलीदी किरदार है, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के, उनका नाम भी है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद भी इस फहरिस्त में हैं। इतलात के मुताबिक छत्तीसगढ़ के साबिका चीफ मिनिस्टर रमन सिंह भी हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला, जैसे पहले हमने नाम बताया। इसके अलावा आप सबको याद होगा कि साल 2019 के बाद भी रिव्यू हुआ और कई अहम तरीन शख्सियात को जिनको एनएसजी या एसपीजी दी गई, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है वो भी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी दिया गया। और उसके बाद ये जो एनएसजीज हैं, वीआईपी सिक्योरिटी है, वजारत दाखिला ने ताज़ा अहकामात भी जारी किए, बैक टू बैक मीटिंग्स भी हुई। जायज़ा लेने के बाद इस नतीजे पर सरकार पहुंची है कि अब बड़ी जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी जाए। सीआरपीएफ कैपेबल है, उनके पास कमांडोज हैं, उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके पास साजो सामान है, वो भी इस हिसाब से वीआईपीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से एनएसजीज या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स करते थे। तो अगले महीने से ये एनएसजी एक एक करके इन लीडरान से हटना शुरू होंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन जो दारुल हुकूमत से मिली थी वो हटना खत्म होगी, लेकिन साथ साथ सीआरपीएफ को जिम्मेदारियां दे दी जाएगी, जिनके ग्रुप्स आपको इन लीडरान के आसपास अब आपको सिक्योरिटी दायरे में नजर आएंगे। हैं बात जब सरकारों की हो रही है तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी चूंकि सरकार बनी है, और इससे पहले दीगर मौज़ूआत पर हम जाएं तो वज़ीर-ए-आला और नायब वज़ीर-ए-आला की कुर्सियां जब मिली उमर अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी को, तो जश्न का माहौल मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हमने देखा। लेकिन एक मुख्तसर सा जायज़ा हमने लिया कि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल करियर क्या है। ज़्यादातर लोग उमर अब्दुल्ला को जानते हैं, उनकी शुरुआत कैसे पॉलिटिकली हुई, ख़ानदानी सियासत का हिस्सा भी रहे और शेख ख़ानदान से तीसरे वज़ीर-ए-आला बने, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जश्न का माहौल सबसे ज़्यादा अगर किसी इलाके में, किसी खित्ते में था तो वो खित्ता पीर पंचाल के अंदर था। उसकी बुनियादी वजह ये थी, राजौरी की तस्वीर आपके सामने है, जहां जैसे ही सुरेंद्र चौधरी ने बतौर नायब वज़ीर-ए-आला जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की संभाली, यूनियन टेरिटरी के अंदर नौशहरा से पहले वो वज़ीर भी बने और साथ साथ नायब वज़ीर-ए-आला की कुर्सी जब उनको दी गई, ओहदा जब उनने संभाला, हल्फ उठाने के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में जश्न की तस्वीर और मिठाइयाँ तकसीम होने का सिलसिला शुरू हुआ। सुरेंद्र चौधरी जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से निकले, बल्कि उससे पहले पीडीपी में भी थे, 2014 में इलेक्शन हारे भी, उसके बावजूद भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से उन पर यकीन किया गया और एमएलसी उन्हें बनाया गया साल 2014-15 में, और 4 से 5 साल तक इसी तरीके से चलते रहे। और जैसे जैसे जम्मू कश्मीर के हालात बदले तो सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, जिन्होंने वक्त गुजरने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और इस तरीके से बिलाखिर जब तलखियाँ हुई, सियासी तो कुछ दूरियाँ बीजेपी सदर और पार्टी क़यादत से हुई, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 बरस कबल शामिल हो गए थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भरोसा किया, एक बड़ी सीट थी, हॉट सीट थी, पहले दिन से एग्जिट पोल से लेकर नताइज तक हमने आपको बताया था। नौशहरा से कामयाब हुए, 2015 में एमएलसी बने थे, पीर पंचाल खित्ते का एक बड़ा नाम आज के वक्त में आप देखेंगे तो इसलिए भी क्योंकि राजौरी बेल्ट से इनका ताल्लुक है, और पहला नायब वज़ीर-ए-आला इस खित्ते को मिलने का मौका जब दिया गया तो अवाम में ज़बरदस्त खुशी की लहर थी। 54 साल के सुरेंद्र चौधरी, जिनको जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिली, तो जम्मू के अंदर भी चूंकि सतीश शर्मा का नाम भी साथ में आया, जैसे उनको वजारत मिली तो काफ़ी ज़्यादा जश्न का माहौल देखा गया। तस्वीरें राजौरी की आपके सामने, और आज दिन भी मुतद्दिद मकामात पर तकरीबात राजौरी, पुंछ, मेंढर, कोटरंका और कालाकोट तक रखी गई हैं, जहाँ पर तकरीबात में आज इतलात हैं कि जश्न मनाया जाएगा।
साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार और सरकार के पहले दिन ही खिताई पीर पंचाल को एक बड़ा तोहफा, जिसमें एक तारीख रकम की गई और खिताई पीर पंचाल को तारीख में पहली बार डिप्टी सीएम का ओहदा भी दिया गया है। आज की सरकार बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कारकुनों की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं मिठाइयाँ जगह जगह पर तकसीम की जा रही हैं और जोश खरोश देखने को मिल रहा है। लोगों के अंदर बड़ी तादाद में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के लीडरान यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। चार में जानना चाहूँगा किस तरह देखते हैं आज के दिन को। आज उमर साहब ने ओथ उठाई है, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है। 7 साल के बाद यहाँ पे जमहूरियत कायम हुई है, वो खासकर राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए मुबारकबाद का दिन है कि आज राजौरी डिस्ट्रिक्ट में से जो संजय चौधरी साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। जो बीजेपी वाले कहते थे कि हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे जम्मू का, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हिंदू बना के ये साबित कर दिया है कि शेख साहब का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख था। बिल्कुल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक तारीख भी आज रकम हुई है, पहली बार खिताई पीर पंचाल को डिप्टी सीएम का ओहदा भी मिला। किस तरह देखते हैं आज की सरकार? क्षेत्रीय को संतुलन में रखते हुए डिप्टी सीएम जो है वो जम्मू खिते को दिया गया है और मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है ये हर एक कम्युनिटी को, हर एक वर्ग को साथ लेकर चलेगी और ये पूरे 5 साल अपने निकालेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का और उमर अब्दुल्ला जी का विजन है, इसको काम करने के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और लोगों का काम करेगी। बिल्कुल, किस तरह देखते हैं? जैसे जात पात पे इलेक्शन लड़े गए थे, आज जो एनसी और इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनी है, इसमें क्लियर हो गया है कि कोई जात पात के बिना यहाँ पे जैसे हमारा नुशहरा लबेड़ी का डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को लिया गया है, इसमें यह देखा जाता है कि बिना मजहब मिलत जो गवर्नमेंट बन रही है वहाँ मंत्रालय दिए जा रहे हैं, बिना मजहब मिलत दिए जा रहे हैं। इसलिए हम सीएम साहब को भी मुबारकबाद देते हैं और कोलिशन इंडिया अलायंस को भी मुबारकबाद देते हैं। सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आज बड़ी खुशी का दिन है। 10 साल रजौरी पुंछ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग गवर्नर राज के तले दबते रहे। आज हमें खुशी है, एक चुनी हुई सरकार आई, लोगों के काम हो गए। लोगों का मैं कहता हूँ खासकर नौजवानों के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, बिजनेसमैन को तरक्की मिलेगी और जो एक नौजवान जीत के यहाँ पर आया इफ्तार थी, हम उसको भी मुबारकबाद देते हैं। लोगों ने एक बेहतरीन कैंडिडेट को चुना। शुक्रिया, जय हिंद। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे जश्न का माहौल, इस जश्न के माहौल में सिंह साहब किस तरह देखते हैं? मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनी हुई है और 10 साल के बाद बनी हुई है। मैं आज पूरे स्टेट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि जो 10 साल से हम पिछले हुए थे, लोगों के काम नहीं हो रहे थे, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, ये आज हमारा सीएम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उमर अब्दुल्ला साहब बने, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमारे जो डिप्टी सीएम बने हैं सुरेंद्र चौधरी जो एक हिंदू कम्युनिटी से है, और आज मैं मुबारकबाद देता हूँ। सेकुलरिज्म को जिंदा रखा इन्होंने नेशनल कांग्रेस और इंडियन कांग्रेस ने, और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, सेकुलरिज्म को जाएंगे। इंदार का शॉट में क्या कहना चाहेंगे आप अगर आज के दिन पर? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार जो बनी है, एक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारा राजौरी, पुंछ, जम्मू खिता, जितने कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं, उस सब में खुशी की लहर है और लगता है हमें तरक्की होगी। और आज के दिन सारा जम्मू कश्मीर जश्न मना रहा है और आज के दिन हम गुलिस्तान टीवी को भी मुबारकबाद देते हैं और जितना राजौरी का मीडिया है, सब मीडिया को मुबारकबाद देते हैं कि ये सरकार जो बनेगी, इसमें बनी है, इसमें जो लोगों की तरक्की होगी या लोगों की खुशी के लिए होगी, बेहतर के लिए। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे क्योंकि आज हुकूमत के बनने के बाद हर जगह पर जम्मू कश्मीर के अंदर जश्न जैसा माहौल, और उस जश्न के माहौल में राजौरी के अंदर नेशनल कांफ्रेंस जश्न की तस्वीरें आपने देखी। मुल्क रियासत भर के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जश्न हो रहा है। कल भी पूरे दिन जश्न की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आज भी पल पल का अपडेट हम आपको जरूर करेंगे। लेकिन जरा बात सियासत से हटकर कल रात देर गए कि उस तकरीब की भी करें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में है, क्योंकि श्रीनगर में लेजेंड क्रिकेट लीग इख्तिताम पजीर हुई है और इस क्रिकेट लीग के अंदर क्रिकेट शायकीन की जिस तरीके से बड़े पैमाने पर वो आए, ये एक नया रिकॉर्ड श्रीनगर के अंदर बना हुआ है। 27,000 के करीब लोग बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर मौजूद रहे, जिन्होंने इस क्रिकेट लीग के फाइनल को देखा। और जिस तरीके से लोग बाहर भी इंतज़ार करते रहे, कुछ लोगों के पास टिकट्स थी, अंदर नहीं आ पाए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से लोग बाहर थे, उसने ये साफ कर दिया कि कितने बेताब है लोग जम्मू कश्मीर के अंदर इस निज़ाम को देखने के लिए। जिस तरीके से दुनिया मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर IPL और दीगर चलते हैं, यहाँ पर एक ट्रेलर एक था और ये ट्रेलर इतना कामयाब हुआ और मुझे उम्मीद है कि BCCI
जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया इस कामयाब ट्रेलर पर और इस कामयाब खेल पर आने वाली हिकमत अमली को भी तरतीब देंगे। कल रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी वहाँ पहुँचे, खिलाड़ियों के साथ रूबरू भी हुए और बख्शी स्टेडियम जो जैम पैक बख्शी स्टेडियम था वहाँ पर एक वाक़या ऐसा भी हुआ जब एक क्रिकेट शायकीन ने दौड़ लगाकर अंपायर तक पहुँचे और उससे मुलाकात करने की कोशिश की। रेस्ट बाय एंड लार्ज सारा पीसफुल रहा, इंतजाम मुकम्मल थे और ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि अटेंडेंस कितनी थी और स्टेडियम जो था वो मुकम्मल तौर पर फुल था और रात देर गए लाइटों के बीच पहली बार बख्शी स्टेडियम के अंदर क्रिकेट मैच खेला गया। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स काउंसिल को भी पीठ थपथपानी होगी जिन्होंने अंतक कोशिशें की, फिर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने जिस तरीके से फैसिलिटेट किया और जिस तरीके से शायकीन आए। मुझे याद है और हम पढ़ते थे कि जब एक मैच शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हुआ था तो उस वक्त नारे किस तरीके के लगे थे और उसके बाद मुकम्मल तौर पर कोई भी बैनुल-अक़वामी मैच और इस तरीके का कोई भी मैच नहीं हुआ। लेकिन अब सोच बदली है, हवा बदली है और बदलती सोच और हवा के बीच तस्वीर और ख़बर आपके सामने। 30 वर्षों बाद श्रीनगर में इस तरह का एक बड़ा आयोजन क्रिकेट का हुआ है और ये जो लीजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है पिछले एक सप्ताह से, मुझे लगता है कि पूरे कश्मीर घाटी में क्रिकेट का एक बुखार चढ़ गया लोगों में और जिस तरह की भीड़ उमड़ी है स्वाभाविक रूप से यही बताता है कि यही बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है और शांति के जो प्रयास रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों में उसका ये प्रतिफल है। पिछले वर्ष जम्मू से शुरुआत हुई थी और एक बात का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जहाँ ये मैच हो रहा है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम इसलिए बन सका कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 40 करोड़ रुपए पीएमडीपी में दिए, तब आज बक्सी स्टेडियम और जम्मू में एमए स्टेडियम इस स्तर के हो चुके हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैच यहाँ कराया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से जिस तरह की भीड़ आई है और एक सप्ताह से जिस तरह का जुनून देखने को मिला है, इससे मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ भी 17 देशों के खिलाड़ी आए तो क्रिस गिल यहाँ भी पैदा हो, शिखर धवन जम्मू कश्मीर में भी पैदा हो, ये एक संकल्प यहाँ से लेकर के यहाँ के नौजवान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बात कर रहे थे, इन्होंने मुलाकात की खिलाड़ियों से और मुलाकात की तस्वीर आपके सामने, उसके बाद जो बयान दिया कि सूरत हाल को बेहतर करने की जो कोशिश हुई उसका नतीजा है। एक चीज़ जिस पर थोड़ी सी नाराज़गी हमने प्लेयर्स में जम्मू के अंदर और श्रीनगर के अंदर दोनों जगहों पर इशफाक देखी कि ग्राउंड्स को थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश है। अगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग के लिए रास्ता खोल दिया है, इस लीग ने बिल्कुल रास्ते ओपन कर भी दिए हैं। कल जम्मू के मुकाबले कश्मीर में जहां पर 90% क्राउड ज़्यादा था और ख़ुद चीफ मिनिस्टर बनने से पहले 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर दूसरी बार गए, एमपी इंजीनियर रशीद गए, इन लोगों का जाना, मुलाकातें करना, ये बताता है कि स्पोर्ट्स का जो रुझान इस वक्त दोनों प्रोविंसेस में देखा गया है उसमें लीडरान जो शायद कम दिलचस्पी पहले हुआ करती थी वो ज़्यादा है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा और हो, इकदाम जो बैठने के लिए शायद इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन ग्राउंड को जब आप देखेंगे टर्फ को बेहतरीन करने की, पिचेस पर मजीद काम होगा, मिट्टी अगर दाएं बाएं या बाहर से लाई जा सकती है, मुख्तलिफ अकसाम की मिट्टियाँ जो पिच बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो शायद वो दिन दूर नहीं कि इंडियन प्रीमियर लीग का मैच यहाँ ग्राउंड है। अगर आप इसको देखेंगे बिल्कुल क्रिकेट में कन्वर्ट किया गया, ये भी स्पोर्ट्स काउंसिल की एक अच्छी कार्रवाई है। लेकिन अगर क्रिकेट स्टेडियम को, शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम को सही तरीके से रिनोवेट किया जाए और सही तरीके से वहाँ पर तमाम इंतजामात को किए जाए तो ये नज़ारे वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। और वहाँ पर ऑलरेडी पिच और 10 चीज़ें जो है वो बनी हुई हैं, लेकिन उसको और मेंटेन करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो क्राउड यहाँ पर था, इस क्राउड ने ये साफ कर दिया कि यहाँ पर अगर मैच होता है तो नज़ारा किस तरीके का देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा एक और मंसूबे की करते हैं जिसकी शुरुआत आज से 40-50 बरस कबल हुई, लेकिन मुश्किलात 50 बरसों के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही हैं। आपको ज़िला सांबा और जम्मू के दरमियान एक ऐसे इलाके की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं जहां पर आए रोज़ मुश्किलात मुसाफिरों को हैं, लोगों को हैं, रोज़मर्रा के कामकाज पर जाने वाले लोगों को हैं। ये इलाका वो है जो सांबा के बीचों बीच है और गुज़श्ता 40 बरसों से सूरत हाल ज्यों की त्यों है। इलाके के अंदर आज के वक्त में आप देखेंगे तो कई हुकूमतें आई, ये पूरे सिस्टम को जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमतें चलाती रहीं, निज़ाम चलाता रहा। और ये तस्वीरें हैं, रेलवे फाटक है, इस रेलवे फाटक के जहां से गुजर कर हज़ारों लोग सुबह और शाम अपने कामकाज के लिए जाते हैं।
मामूल के मुताबिक सरगर्मियां होती हैं, लेकिन जिसको सुबह 7 बजे काम है वो रात के 7 बजे पहुंचे, तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इंतजामिया या हुकाम कितनी संजीदा रही। इसका ज्यादातर काम, पहले ये तो क्लियर कर दें कि रेलवे अथॉरिटीज के पास है, नॉर्दर्न रेलवे के पास है, और लिंक रोड जो नेशनल हाईवे जटवाल को बॉर्डर एरिया नारियां और मुट्ठी के साथ या मुलक्का इलाकों के साथ जोड़ती है, और राजपुरा वाले एरिया को भी। लेकिन रेलवे ट्रैक का बीच में आना, जिसके लिए शायद इतनी तवील मुद्दत के बाद, ठीक है, समझ में आता है कि रेलवे फाटक किसी तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, यूटीज के अंदर काम करता है, लेकिन एक ऐसा रेलवे फाटक जो दर्द सर पूरे दिन के लिए, बाइस से मुसीबत पूरे दिन के लिए, हफ्ते के लिए बन जाए, ये शायद बहुत बड़ी मुश्किल है। और कई वालिदैन ने फ़ोन करके, कॉल्स करके, मैसेजेस के जरिए बताया कि सुबह के वक्त में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दाएं बाएं जाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है। सुबह सुबह ये मुसीबत बन रही है। हमारे साथ ऋषि खजूरिया सांबा से इस वक्त हैं। ऋषि, थोड़ा और बताइएगा, बैकड्रॉप क्या है? हमारी जो जानकारी है कि 1980 के बाद से, जब से जम्मू कश्मीर के अंदर, इस पर्टिकुलरली खित्ते के अंदर ट्रेन चलना शुरू हुई, कामकाज ज़्यादा हुआ, रेलवे अथॉरिटीज़ ने काम बहुत किया, काफ़ी जंक्शंस बने, स्टेशंस बने, जम्मू के अंदर काफ़ी काम हुआ, कटरा, उधमपुर, और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा पुल भी इसी खित्ते के अंदर, इसी रीजन के अंदर, और कश्मीर तक ट्रेन पहुँचाने का काम पूरा हुआ। लेकिन ये जो छोटे छोटे पैचेस थे, इनको नज़रअंदाज करने के जो आरोप लग रहे हैं, किस हद तक सही हैं? थोड़ा बैकड्रॉप भी इसका बताइएगा, रेलवे फाटक का, जहाँ मुसीबत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बताया जा रहा है 4-5 गाँव के लिए बन रही है। बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां जहां पर भी सांबा जिला में या फिर दीगर अलग अलग इलाकों को लेकर बात करें, तो यहां पर भी रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे फाटक है, वहां पर लगातार हमने लोगों की परेशानियां जो वो सामने देखी है, और कहीं ना कहीं लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि घंटों पर उनको रेलवे क्रॉसिंग पर, रेलवे फाटक पर रुकना पड़ता है। ट्रेन आएगी, ट्रेन जाएगी, उसके बाद फाटक खुलेगा। तो इसी तरह से ये जो जतवाल से लिंक रोड जो जोड़ता है नारन से होता हुआ राजपुरा तहसील, जो कि बॉर्डर का इलाका है, यहाँ सुबह से लेकर शाम तक लोगों की इतनी ज्यादा आवाजाही होती है कि लोग अपने कामकाज के लिए निकलते तो हैं, लेकिन वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पर कई घंटों तक जो है रेलवे फाटक पर रुकना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन की जो आवाजाही है वो इतनी ज्यादा है कि कुछ ही देर में जो वो ट्रेन जो वो आ जाती है, और कुछ ही ट्रेन यहाँ से निकल जाते हैं। तो उसको लेकर लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ता है। खासतौर पर जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी उस पेशेंट को आती होगी जिसको अस्पताल पहुंचाना होता है वक्त पर, या दीगर अलग अलग अपने कामों पर जो निकलना है। किसी कि ये परेशानी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन सर्विसेज बढ़ रही है जम्मू कश्मीर की और स्पेशली जम्मू सूबे की, और वो वजह है, या मेंटेनेंस पूरी तरह से नहीं है कि पता लगता कि अभी हमारे पास 15 मिनट है तो 15 मिनट के लिए फाटक खुला रहता और कोई सिस्टम नहीं है? दो में से कौन सी ज़्यादा परेशानी है? देखिए, दोनों परेशानी है। एक तरफ ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हम लगातार निरंतर देख रहे हैं कि बढ़ती आ रही है। इसी के साथ साथ मेंटेनेंस का अगर जब तक हवाला हम देते हैं, मेंटेनेंस में जब सिग्नल जो यहाँ पर काम करने वाले मुलाजिमों को आता है, हो सकता है कि ट्रेन अभी 10 मिनट के बाद आनी है, लेकिन वो 10 मिनट फाटक जो पहले बंद हो जाता है। लेकिन हम इतने मॉडर्नाइजेशन से गुजर रहे हैं, इतनी अत्याधुनिक हम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का हम नाम दे रहे हैं। कई जगहों पर हमने देखा कि अंडरपास जो बन चुका है। मैं इसी के साथ लगता गगवाल रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वहां पर भी इसी तरह की सेम प्रॉब्लम थी, वहां पर अंडरपास दे दिया है। अब जो लोगों की मूवमेंट है वो अलग अलग इलाकों में जाने वाली, उसे कोई भी परेशानी सामने नहीं आती है। लगातार वो आप कह सकते हैं कि हैजल फ्री मूवमेंट वहां पर हो रही है लोगों की, और ट्रेन अपने जो ट्रैक है उससे निकल रही है। लेकिन जतवाल हो, सांबा हो, दीगर ऐसे ये एरियाज हैं, यहाँ पर ये जो परेशानी है ये दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर रेलवे अथॉरिटीज को संज्ञान लेने की काफी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि रेलवे अथॉरिटीज पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं में है। सांबा का रेलवे कोई क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर का है या कुछ और भी है? एग्जैक्टली देखिए, इसका एक ही हल हो सकता है कि अंडरपास बना दिया जाए, फ्लाईओवर बना दिया जाए, ताकि ट्रेन की जो आवाजाही है वो प्रभावित ना हो और जो लोगों की आवाजाही है वो भी प्रभावित ना हो, तभी जाकर काम होगा। मुझे लगता है कि रेलवे जो आपका इदारा है ये बहुत बड़ा इदारा है, इनके पास कई सारे सिस्टम्स है जो पटरी पर ला सकते हैं, लेकिन अभी तक वो सिस्टम पटरी पर नहीं लाए जा रहे। अगर ये लाए जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, और अगर अंडरपास यहाँ पर बनता है वो सबसे अच्छा होगा, तब जाकर ये हजारों लोग जो इस रेलवे फाटक के जरिए से आर पार करते हैं उन्हें थोड़ी सी राहत होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन बढ़ी है, और टेक्निकल गैजेट्स जो 2-3 मिनट पहले पता लगता है कि ट्रेन कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी देर में यहाँ तक पहुँचेगी, वो गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मैनुअली सारा चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी को
गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके की सिचुएशन है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात ज़रा नॉर्थ कश्मीर की भी आपको करते हैं क्योंकि मामला सेब का है और सेब सन्नत को हम इसलिए बड़ी प्रायोरिटाइज करके आगे रखते हैं क्योंकि ये उसी तरीके से इंतहाई अहम है जिस तरीके से सयाहत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीडीपी का एक अच्छा खासा पैसा यहाँ से भी पूरे स्टेट को मिलता है और अगर इस सन्नत को दरपेश कोई भी मसला होगा तो एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों की तादाद में घरों को इसका नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि ख़बर और इत्तला ये है कि कश्मीर एप्पल ग्रोवर्स का ये मानना है कि मार्केट के अंदर सेब की बिक्री नहीं हो रही है और सारे के सारे कश्मीरी सेब जो है वो सीए स्टोर्स के अंदर रखे गए हैं और अब सीए स्टोर्स के अंदर भी जगह नहीं है। ज़रा मज़ीद तफसीलात दीजिएगा। ये जो कहा जा रहा है कि मार्केट काफ़ी डाउन है, इसकी वजह से जो इस वक्त कोल्ड स्टोरेज है उस पर भी काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है, कैसे चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं और ये जो दबाव है क्या ये वाकई में पूरी इंडस्ट्री को, पूरी सनत को इस वक्त तबाही की तरफ वापस ले जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि गवर्नर साहब ने आगाज़ में ही कहा कि हमारी इकॉनमी की जो बैकबोन है, जीडीपी जो है वो यहाँ की हॉर्टिकल्चर और यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो ऑफिशियल्स के मुताबिक भी 10,000 करोड़ हमारे जीडीपी का रेवेन्यू हर साल हॉर्टिकल्चर के थ्रू आता है जिसमें एप्पल इंडस्ट्री शामिल है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 35 लाख लोगों को ये जॉब भी प्रोवाइड करती है, उनका रोजगार भी इससे वाबस्ता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो हॉर्टिकल्चर का जो सेक्टर है, खासकर जब हम एप्पल ग्रोवर्स की बात करते हैं, वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि जो एसी स्टोरेज है या जिसे हम एटमॉस्फेयर कंट्रोल स्टोरेज कहते हैं, ये अब जो है इनकी जो कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है और इनका बुनियादी एस्टैब्लिश करने का यही था कि जो एप्पल हमारे पास फरोख्त नहीं हो रहा था तो उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए और उसकी कीमत को बरकरार रखने के लिए ये स्टोरेज यूनिट्स बना दिए गए थे। और इसमें चूँकि आज जो हमारे पास रिपोर्ट्स है, जैसे आपने भी कहा कि नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर के जितने भी एसी यूनिट्स हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, 95% फुल हो चुके हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह से फूड गवर्नर्स का मानना है कि मार्केट में उस तरीके की इस वक्त जो तवक्कात की जा रही थी वो मार्केट अवेलेबल नहीं है और उसके कई सारी वजूहात हैं। वो ये है कि एक्सपर्ट्स भी उसका मानते हैं और ग्रोवर्स भी ये बात कहते हैं और हम भी ज़मीनी सतह पर इस चीज़ को महसूस करते हैं। एक ये कि क्लाइमेट चेंज, जो वेदर तब्दीलियाँ कुछ सालों से हुई है, एक दूसरा ये कि जो फॉरेन एप्पल्स को अब यहाँ इम्पोर्ट किया जा रहा है वो भी इसका एक रीज़न बन चुका है और तीसरा ये कि जो फॉरेन एप्पल्स अब यहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में, खासकर लास्ट ईयर आपको याद होगा सितंबर 2023 में जब अमेरिकन जो एप्पल्स है उसकी 20% जो कस्टम ड्यूटी है उसको इंडिया में लिफ्ट किया गया। हालांकि फिर बाद में यहाँ के फूड गवर्नर्स ने उस पर काफ़ी आवाज़ भी उठाई थी और यहाँ तक कि यहाँ की लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाई थी, लेकिन एज ऑफ नो उसका कोई जो है उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो कुल मिला के कई सारी वजूहात है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी ये जो बैकबोन है हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री या सेब के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, एक तो इसमें वो मार्केट अब नहीं मिल रहा है जिस तरह की तवक्कात की जा रही थी या जो इस पर मेहनत हो रही थी। तीसरा ये कि अब एक उनकी उम्मीद थी कि जो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है या एसी कंट्रोल्ड स्टोरेज है, अब ये भी ऑलमोस्ट 90% जो है फुल हो चुके हैं और वहाँ पे भी जो उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं वो भी खत्म होती जा रही है और अब स्टोरेज रखना वहाँ पे एसी। चलिए बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला दरअसल सेब की पैदावार, पिछले दिनों बता रहे थे कि शायद पैदावार कम हो गई है, थोड़ी बहुत पैदावार में भी कमी है, वो खबर बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा मामला होता है कि आप जो उगा रहे हैं मार्केट में उसकी कंजप्शन कितनी है और मार्केट में कितना वो सेब जा रहा है, उसमें ये है कि जितनी हमारी प्रोडक्शन यहाँ पर है उस हिसाब से जो हमें पैसा मार्केट से आना चाह रहे था वो नहीं आ पाया क्योंकि मुख्तलिफ फैक्टर जो है वो इस पूरे मामले में लगे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल ये है कि एप्पल ग्रोवर्स इस वक्त भी जिनके पास अच्छी खासी काश थी वो परेशान है। मोहम्मद यूसुफ डार साहब सदर हैं
हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। यूसुफ डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे तो आपकी नज़रें दिल्ली पर मरकूज थी कि जनाब ये जो बाहर से सेब आ रहा है इसने बड़ी मार दे दी है। क्या हम ये माने कि हम अपने क्वालिटी कंट्रोल में नाकाम हुए जिसकी वजह से बाहर वाले सेब ने मार्केट सारा खा लिया और हम हाशिए पर चले गए, हमारे सेब को लेने वाला कोई नहीं है? मैं आपका बहुत मशकूर हूँ आप चैनल का कि आप हमारे मसाइल को उभारते हैं। पहले तो हम आज ऑनरेबल उमर साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री की तरफ से कि उन्होंने अपना ओहदा 10 साल के बाद संभाला है और हमें उम्मीद है कि इस रेट के साथ कम से कम 70-80% लोग जो है डिपेंडेंट है, वास्ता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हम उमर साहब से तवक्कात रखते हैं फिर कि इस इंडस्ट्री को वो फरोग दे देंगे और इस इंडस्ट्री के साथ ऐसा सलूक रखेंगे, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव इसको तैनात करेंगे जो हमारी मुश्किलात को हल करेंगे। रही बात आपकी तरफ आ रहे हैं कि इस वक्त जो है 90% जो स्टोरेज है वो इस वक्त भरे हुए हैं। हमारे जो हमारा सेब था हमने वो इस वक्त स्टोर में रखा है और क्योंकि मार्केट जो है हमें एक इमेज थी, हमारे ग्रोवर्स को इमेज थी जो आज बड़े दिन है, त्योहार है, खासकर दशहरा है और दिवाली है, इस पर हमारे ग्रोवर साल पर अपना पैदावार बनाते थे और वो मार्केट में अपना फल भेजेंगे और अपना ख्याल पालेंगे इस फल से। अगर बात देखते कि हिंदुस्तान जो भी हमारा एक मुल्क बना ये मार्केट इस वक्त से, तुर्की से, अफगानिस्तान से, ईरान से, सवाल तो यही ना, अफगानिस्तान से आए, ईरान से आए, अमेरिका से आए, जहां कैलिफोर्निया से आए, जहां से भी आए, लेकिन क्या हम अपने मयार से गिर चुके हैं? यही वजह है कि मार्केट में हम कहीं एग्जिस्ट नहीं हो पा रहे हैं? क्या ये बुनियादी वजह है? बिल्कुल जनाब, हमारी यही है कि हमारी वो फैसिलिटीज नहीं है जो है इस साउथ इंडिया में। हमारी इस वक्त हमारे फ्रूट की कोई क्वालिटी नहीं है। हमारा हमारा जो नॉर्थ में अभी चलता है थोड़ा, इस वजह से हम बहुत मजबूर हैं कि हम अपना माल इस वक्त स्टोर में भर रहे हैं। वजह यही है कि हमारा जो इस प्लॉट हुआ है और जो हमारे हालात जो है फ्रूट की वो नहीं है क्योंकि रंग किया आया है हमारे फ्रूट में, वो फल ऐसा नहीं बना है जो कि इस वक्त रेट हमारे को मिल सकती है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पेस्टिसाइड या फंगिसाइड जो भी गवर्नमेंट जो है आई है, हम इनको करते हैं खासकर इस सेक्टर की तरफ आप ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ डार साहब प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इस अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए। वक्त बस इतना ही है, माजरत चाहेंगे आप तमाम लोगों से भी आपकी कॉल्स नहीं ली जा सकी। कल ये सिलसिला ज़रूर दोबारा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हॉर्टिकल्चर सेक्टर की तरफ हुकूमत किस तरीके से संजीदगी के साथ काम कर सके या नहीं, या करती है या नहीं, इन सवालों का जवाब चंद दिनों में मिल जाएगा। आज पोर्टफोलियोज़ भी जब मिनिस्टर्स को मिलेंगे तो आप देखेंगे कि एक अहम तरीन जिम्मेदारी इस शोबे की भी इन्हीं 5 वज़रा में से किसी एक को दी जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर इस पर बातचीत या गुफ्तो शनीद का सिलसिला स्टेक होल्डर्स के साथ जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, 10 बजने वाले हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी रहेगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए।